मैं पहली बार नालंदा सन 94 में आया था। आज पूरे 31 बरस बाद मैं नालंदा आ पाया हूँ। जब मैं पहली बार नालंदा आया था तो आपका तो पता नहीं, लेकिन उस समय वहाँ जो अवशेष थे उनमें एक छोटा सा टुकड़ा हमें दिखाया गया था कि ये जो विदेश से विद्वान आते थे उनका अंत्येष्टि स्थल है, क्योंकि वो जा नहीं पाते थे वापस, तो उनमें से किसी को दाह कर दिया या जो भी कर दिया, वो उनका अंत्येष्टि स्थल था। मैंने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाई उस स्थल से और एक छोटी सी डबिया में उसको रखा। वो डबिया मेरे पास आज तक सुरक्षित है और मैं अपनी किताबों की अलमारी में से एक में उसे रखे रहता हूँ। ये सन 94 की बात है। कोई 15-17 बरस बाद 2008 या 9 में संभवतः एक कविता सचमुच मेरे ऊपर उतरी। मैं कवि के रूप में जाना नहीं जाता, लेकिन कभी कभार कविताएं उतरती हैं, कुछ छपाता हूँ कुछ नहीं छपाता हूँ। लेकिन ये कविता एक जैसे सचमुच उतरी मेरे ऊपर, और आज यहाँ इस पवित्र स्थल पर खड़े होकर के मैं ये कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मेरी किताबों की अलमारियों में से एक में रखी है ये डिबिया। धातु की इस छोटी सी डिबिया में हैं कुछ कण उस मिट्टी के जिसमें रची बसी हैं अस्थियां उनकी, जो लौट कर नहीं गए। जो आए थे 7 समंदर पार से, उन्हें जाना था 7 समंदर पार। वे आए थे बार बार, उन्हें जाना था बस एक बार। वे नहीं गए, वे नहीं गए वापस। जाते भी तो वहीं जाते जहां से वापस जा रहे थे। वे खोजने आए थे, वे जानने आए थे। वे महाद्वार पर आसीन महागुरु को संतुष्ट कर ही प्रवेश कर पाए थे। जीवन भर खोजते रहे वे, जानने का दावा करना कभी सूझा नहीं उन्हें। वे कक्ष से निकलते थे कक्षा में जाने के लिए, कक्षा से निकलते थे कक्ष में कभी वापस ना आने के लिए। लेकिन आते थे और पछताते थे। बारंबार आते थे, बारंबार पछताते थे। एक पल आया जब वे ना कक्ष में आए, ना कक्षा में और ना पछतावे में। वे गए उस सन्नाटे में जिसे हम शास्ता की करुणा समझते हैं। वे गए उस स्मृति में, स्मृति विहीनता में, जिसे डिबिया में रखी मिट्टी के कण धारण करते हैं। वे कण बतियाते रहते हैं मेरी किताबों से। लगता है सब ठीक ठाक है, एकाएक हूक सी उठती है मिट्टी से, नालंदा नालंदा नालंदा। धन्यवाद। सर क्या है ये सत्र में समझने यदि हम बताने लगेंगे तो पूरा सत्र का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग सबके हाथ में मोबाइल है, आप अपना गूगल करिए। एक चीज़ जरूर करिएगा, जो सोशल मीडिया पर इनके द्वारा जितने भी भाषण हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, उसको जरूर आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। सर 2007 से 2013 तक यूपीएससी के सदस्य रहे हैं। हालांकि जब इनसे औपचारिक बात होती है तो वो उसको बहुत महत्व नहीं देते हैं। हमारे लिए बहुत महत्व की चीज़ है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी नहीं कर पाए हैं गंगा कुमार की तरह। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ में रहे हैं। लेकिन इनकी जो सबसे प्रचलित और अधिक पढ़ी जाने वाली किताबें हैं, कबीर एंड हिज टाइम्स, अकथ कहानी कबीर की, और बहुत सारे यात्रा वृत्तांत भी हैं उनके। अस्त्रखान भाया येरेवान, जिसमें उन्होंने 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जो भारतीय व्यापारी वहाँ गए हैं। द नेहरू रीडर, गांधी और नेहरू के बहुत बड़े अध्येता हैं। पद्मावत, अभी फिल्म की बात चल रही थी अखिलेंद्र मिश्रा के सेशन में, कहीं ऐसा न हो जो सर फिर से आपको पद्मावत की तरह नालंदा पर भी लिखना पड़ जाए। टीवी डिबेट्स बहुत हैं, तो इनके लंबे परिचय पर हम नहीं जा करके आज का जो विषय हमारा है वो है सत्याग्रह, और सत्याग्रह के साथ उसमें जुड़ा हुआ है गांधी, चंपारण और फिर सत्याग्रह के कई। सर से हम पूछना चाहते हैं, चूँकि आप कबीर और उस भक्ति काल के आंदोलन में बहुत को पढ़ा होगा आपने, बहुत को गुणा है आपने। ऐसा हमारी जनरेशन के लोग पढ़ते हैं जो मीराबाई प्रथम सत्याग्रही थी, गांधी ने भी इसका संदर्भ दिया है। तो मीराबाई के सत्याग्रह, फिर हम गांधी पर बाद में आएंगे, आप कैसे इसे देखते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद बंधु। गांधी जी ने केवल मीरा को नहीं बल्कि 2 और लोगों को भी सत्याग्रही कहा है।
प्रहलाद को और उधर सोक्रेटिस को। 1907 में जब गांधी जी ने सोक्रेटिस की मृत्यु का जो वृत्तांत है क्रेटो का लिखा हुआ, उसका जब अनुवाद छापा तो उसकी भूमिका या उसके परिचय में लिखा कि सोक्रेटिस सत्याग्रही थे। और बाद में मीरा को, प्रहलाद को, इन तीनों चरित्रों में आप एक समानता देखेंगे, प्रहलाद, मीरा और सोक्रेटिस में। वे अपने सत्य पर अडिग हैं, लेकिन जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं उनके प्रति उनके मन में कोई दुर्भाव, कोई वैर भाव नहीं है। गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी। सोक्रेटिस ने भी हेमलॉक पीते हुए एथेंस के न्यायाधीशों को गालियां नहीं दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे लोग समझें, तर्क और विवेक से बात करना समझें, सीखें। किसी को कोसा नहीं उन्होंने। अपने शिष्यों से ये नहीं कहा कि बदला ले लेना, बल्कि अपने एक शिष्य से ये कहा कि मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, वो उसे लौटा देना वो वरना ये बोझ मेरी आत्मा पे जाएगा कर्ज का। तो इसी तरह प्रहलाद का हम जानते हैं, जब नरसिंह अवतार में उनसे कहा गया कि वरदान मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता की सदगति का ही वरदान मांगा था। मीराबाई के बारे में हम जानते हैं, मीराबाई पर तरह तरह के अत्याचार हुए। मीरा ने कहा कि विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हंसी रहे। कहीं गालियां नहीं दी राणा को, ये बहुत बड़ी बात है। और गांधी जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही था कि जिससे आपका विरोध है, जिससे आपका संघर्ष है, उसके प्रति भी आपके मन में व्यक्तिगत विद्वेष नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है कि गांधी जब अपने सत्याग्रह की परंपरा खोजते हैं तो एक तरफ वो प्रहलाद और मीरा को याद करते हैं, दूसरी तरफ सुकरात को याद करते हैं। सर, जिनसे हमारा संघर्ष है, जिनके हम विरोध करते हैं, हम उनके प्रति कोई बैर भाव अपने मन में नहीं रखते हैं, ये गांधी के सत्याग्रह के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग किया था, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसवाल का जो एशियाटिक ऑर्डिनेंस था। फिर वो जेल जाते हैं, जेल में भी जूता बनाते हैं। कैसे आपको लगता है जो गांधी को ये सत्याग्रह का जो ये मूल मंत्र था, गांधी ने उसे ढूंढ निकाला या सत्याग्रह गांधी का ही की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं, देखिए, सत्याग्रह जैसा स्वयं गांधी जी मानते थे। अगर हम सत्याग्रह शब्द की खोज पर जाएं तो पहले सदाग्रह सजेस्ट किया गया था, गांधी जी ने उसको रिप्लेस कर दिया सत्य से। और अगर हम गांधी जी के पूरे बौद्धिक विकास को देखें तो गांधी जी 1929 तक कहते थे कि ईश्वर सत्य है। 1929 के बाद से उन्होंने कहना आरंभ किया कि सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी जब ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो वो कहते हैं कि मेरी 50 साल की साधना के बाद मैंने ये पाया कि सत्य ही ईश्वर है। इसको एक तरह से हम कौतुकपूर्ण बदलाव कह सकते हैं, मतलब एक बड़ा मजेदार सा वर्ड प्ले कह लीजिए या प्लेफुल रिवर्सल कह लीजिए। लेकिन इस प्लेफुल रिवर्सल के पीछे पूरे 50 साल की खोज है। जब आप कहते हैं ईश्वर सत्य है, तो जो ईश्वर को नहीं मानता वो आपसे असहमत हो जाएगा, या जो एक तरह के ईश्वर को मानता है दूसरी तरह के ईश्वर को नहीं मानता वो असहमत हो जाएगा। सत्य ईश्वर है, इस पर कोई असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का मतलब है एक तो ये कि जो तथ्य है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, उसका ट्रू एंड फेथफुल रिकंस्ट्रक्शन, वो सत्य है। दूसरा सत्य वो जो परम निरपेक्ष, जिसको टोटलिटी में हम ग्रेस्प नहीं कर सकते, लेकिन निरंतर कोशिश उसको टोटलिटी में ग्रेस्प करने की करते हैं। इसी को मानव सभ्यता का विकास कहा जाता है। आज से 1000 साल पहले जो चीज़ निहायत अटपटी और अकल्पनीय थी, वो आज सहज है। 20 साल पहले जो चीज़ें अकल्पनीय थी वो आज सहज है। 20 साल पहले ये संभव नहीं था कि इस हॉल में बैठे हुए आप फ़ोन पे बात कर सकें, बाहर जाना पड़ेगा। ये संभव नहीं था कि आप इस फ़ोन पर अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकें। ये जो निरंतर यात्रा है विकास की, इसमें बहुत बुराइयां भी शामिल हैं। गांधी जी ने टेक्नोलॉजी की, हम जानते हैं कि कठोरतम आलोचना की है, यंत्र सभ्यता की, लेकिन ये है सब सत्य की खोज के ही आया। तो गांधी जी जब सत्य के आग्रह की बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि सत्य का वो रूप जो इस समय हम रियलाइज कर सकते हैं और जो अधिकतम सहमति के साथ रियलाइज किया जा सकता है। चंपारण में भी आके उन्होंने एकदम ये घोषणा नहीं कर दी कि यहाँ सब निलय साहबों को मार के भगा दो। उन्होंने कहा कि आप, और जो एग्रीमेंट अंततः हुआ, आप तो एक्सपर्ट हैं इस विषय के, उसमें उनको भी ध्यान में रखा गया। गांधी जी ने जो अपना प्रतिवेदन तैयार किया
उसमें केवल किसानों की नहीं बल्कि जो कोठी वाले जमींदार थे, अंग्रेज थे, उनकी भी बात पूरे ध्यान से और सच्चाई से नोट की, और तब जाके वो निष्कर्ष निकला, वो समझौता हुआ, जिसके कारण अंततः नील के किसानों की स्थिति में थोड़ा सुधार आया। तो गांधी जी सत्य को खोज रहे थे। आपने जो कहा कि सत्य ने गांधी जी को खोजा या सत्याग्रह ने, तो भाई साहब सत्य तो हम सबको लगातार खोज ही रहा है बेचारा। ये और बात है कि हमारे पास वो बहुत ज़्यादा वक्त होता नहीं है सत्य को देने वेने के लिए। सत्य तो लगातार हमसे अपॉइंटमेंट मांगता है, हम दे नहीं पाते, वो हमारी समस्या है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 1907 का जो ब्लैक एक्ट था, 1913 का जो इंडियन रिलीफ एक्ट था, उस पर उन्होंने सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गांधी के विरुद्ध कई अनुशासनिक कार्रवाई की। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, जो क्यों दक्षिण अफ्रीका की सरकार या गोरी ब्रिटिश हुकूमत थी, वो गांधी के इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रही थी, जबकि वो अपनी पूरी दुनिया में वो अपना एक अपनी धारणा को प्रचारित कर रहे थे, जो वो न्याय के, सत्य के सबसे करीब रहने वाले जाति है या वर्ग है या संप्रदाय। देखिए, कोई भी जाति या संप्रदाय या कोई भी नेशनलिटी, इन दिस केस अंग्रेज या यूरोपियन, किसी में भी सबके सब एक से तो होते नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग राज कर रहे थे, और देखिए एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, और इस बात को गांधी जी भी बखूबी जानते और मानते थे, कि आप अपना जीवन केवल तथाकथित घोषित मूल्यों के आधार पर नहीं जीते। अपने न्यस्त स्वार्थों से अलग हो पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये बात हम सबके बारे में सच है। केवल बड़ी बड़ी सत्ताओं पर जो बैठे हैं, केवल उनकी बात नहीं है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए जिसके कारण मेरे अपने स्वार्थों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला हो बुरा, तो मुझे, अगर मैं एनलाइटेंड व्यक्ति नहीं हूं, तो मुझे बुरा लगेगा, मैं उसका विरोध करूंगा। आरक्षण का मामला हम सब लोग जानते हैं इस देश में, जिनके हितों पर, जिनकी सुरक्षाओं पर उससे विपरीत प्रभाव पड़ा, उन्होंने विरोध किया, और ये हर जगह होता है। तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुख्य बात यह है बंधु, कि गांधी जी जब भारत पहुंचे, और यहां मुझे लगता है कि हमें दो व्यक्तियों की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। एक तो स्वयं गांधी जी की हम बात कर ही रहे हैं। गांधी जी को बुलाने पहुंचे थे राजकुमार शुक्ल लखनऊ कांग्रेस में। लखनऊ कांग्रेस में सब नेता विजयी थे, और बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस थी वो 1916 की, जिसमें तिलक जी के और जिन्ना के प्रयासों के फलस्वरूप पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट पर सहमति बनी थी। तो कांग्रेस के नेताओं के सामने बड़े बड़े प्रश्न थे। राजकुमार शुक्ल की बात सुनने का समय शायद किसी के पास था नहीं। गांधी जी ने वो बात सुनी, और गांधी जी ने कहा कि मैं पहुंचूंगा, लेकिन पहले कलकत्ते जाना है। शुक्ल जी धुन के पक्के थे, वो पीछे पीछे कलकत्ते पहुंच गए। बोले मैं पिंड नहीं छोड़ूंगा आपका, आपको चलना पड़ेगा चंपारण। तो वो उनको लेके आए हैं, और जब गांधी जी यहाँ आए, मेरे ख्याल से अप्रैल में आ गए थे और अगस्त तक यहाँ रुके, तो आप इस बात को देखें, मुझे एक बहुत दिलचस्प बात लगती है। एक बार राजमोहन गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उनसे पूछा गया कि चंपारण का ऐतिहासिक महत्व क्या है, चंपारण आंदोलन का। तो राजमोहन गांधी ने कहा कि चंपारण आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि इस आंदोलन ने ना कहना सिखाया, विनम्रता और दृढ़ता के साथ ना कहना, टू से रिसाउंडिंग नो विद ह्यूमिलिटी एंड पोलाइटनेस। दृढ़ता के साथ ना, ये नहीं होगा, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो ना कहना था, ये गांधी जी ने यहां सीखा, सिखाया, और जैसा गांधी जी ने खुद लिखा है, देखिए गांधी जी के शब्दों को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। गांधी जी के बारे में एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते मैं गांधी जी की एक क्षमता पे चकित रहता हूँ। आजकल कहा जाता है कि कोई 18 घंटे काम करता है, कोई 20 घंटे काम करता है, कुछ लोग शायद 24 में से 26 घंटे काम करते हो, कौन जाने। तो गांधी जी के बारे में ऐसे दावे तो नहीं किए गए, लेकिन फिर भी आप देखें कि इतने लोगों से मिलते थे, इतने आंदोलनों का नेतृत्व करते थे, इतना बोलते थे, और इसके बावजूद बाप रे बाप इतना लिखते थे कि 100 वॉल्यूम छप चुके हैं और अभी भी सारी राइटिंग नहीं छपी। ऐसा मान लिया गया था कि 100 वॉल्यूम में सब राइटिंग आ गई है, मालूम पड़ रहा है कि कुछ राइटिंग सभी भी इधर उधर बिखरी हुई है। और इस सब के साथ एक एक शब्द का बहुत चुन चुन कर प्रयोग करते थे। उन्होंने चंपारण के प्रसंग में लिखा है कि मैंने चंपारण के किसानों में सत्य, अहिंसा और ईश्वर के दर्शन किए। ये बहुत मार्के का स्टेटमेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी, निरक्षर, जिसके प्रति एक अवहेलना का भाव हम सबके मन में रहता है, उसमें जो जीवन की बुनियादी सच्चाई है,
उसका जो चीज़ों को चुपचाप सहते हुए भी उनके बारे में रिफ्लेक्ट करने का मादा है, वो गांधी जी कहते हैं कि मैंने चंपारण में उसको प्रत्यक्ष देखा। तो कई बार कहा जाता है कि गांधी जी ने चंपारण में ईश्वर को देखा, तो इसी अर्थ में ईश्वर को देखा। और यहाँ से फिर इसके प्रयोग को आप देखें, गांधी जी ने लगातार निरंतर, इसीलिए जब इस बातचीत का मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि इसका विषय होगा चंपारण सत्य का प्रयोग। टू माई माइंड, चंपारण वॉज द फर्स्ट रियल एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ। साउथ अफ्रीका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। साउथ अफ्रीका के बारे में ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, लेकिन जब गांधी जी अपनी आत्मकथा कहते हैं कि स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो निजी जीवन में तो जो उनके एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ थे वो हम जानते हैं कि मांस खाया, सेक्स वर्कर के पास गए, शराब भी पी ली एक बार, तो वो सब एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ थे। लेकिन उनका पहला अगर कोई सामूहिक प्रयोग सत्य का था और जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाले, वो चंपारण में था। तो गांधी जी की इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी में चंपारण का ये केंद्रीय महत्व है, और गांधी के बारे में सोचने वाले, उनके बारे में लिखने वाले हर विद्वान ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि चंपारण प्लेड अ वेरी क्रूशल रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, नॉट ओनली एज अ पॉलिटिकल लीडर बट ऑल्सो एज अ पॉलिटिकल फिलोसफर। सर, चंपारण की ही थोड़ी सी हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। चंपारण में गांधी जी ने, जैसा आपने कहा, जो ना कहना सिखाया, गांधी जी ने इस पर भी लोगों को कहा जो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एसडीओ जॉर्ज चंदर की अदालत में उन्होंने वही स्टेटमेंट दिया था जो हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन उससे अधिक हम अंतरात्मा की बात मानते हैं। तो गांधी ये भी कहना चाह रहे थे जो आपकी जो लॉ है वो लॉ अनुकूल नहीं है, इसलिए हम इसको डिफाई करें। नहीं, उसमें तो देखिए गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है, और एक बात मैं खास करके नौजवानों से कहूँ, देखिए एक ये खासकर नौजवान चूंकि यहाँ बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं इस बात को कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा। एक तो ये कि गांधी जी बुढ़े पैदा नहीं हुए थे, यानी जन्म से ही गांधी जी के हाथ में लठियां नहीं आ गई थी, है ना। उसी तरह जैसे टैगोर के दाढ़ी जन्म से नहीं आ गई थी। ये सब भी बच्चे थे, हमारी आपकी तरह नौजवान थे, और नौजवानी में उन्होंने बहुत कुछ, आप गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका वाले फोटो देखिए जिसमें वो बाकायदा कॉलर्ड टाई और कॉलर्ड शर्ट और टाई, क्या हैंडसम, व्हाट अ हैंडसम यंग मैन। कोई भी फिल्म वाला पीछे पड़ जाएगा अगले के, क्या बढ़िया बढ़िया बाल, एकदम फर्स्ट क्लास सफेद चमचमाते हुए। ही ग्रीव, और उनमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी जबरदस्त था। वो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि जैसे बहुत जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर था। एक बार उनसे पूछा गया था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जवाब था दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। ये जवाब था, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वुड बी एन इंटरेस्टिंग आइडिया। सारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक जुमले में उड़ा दिया। इसी तरह उनसे एक बार पूछा गया था कि राष्ट्रीय आंदोलन में व्यस्त हो जाने के कारण कोई चीज आप मिस करते हैं जिसका आपको लगता है कि अब नहीं कर पाता मैं। आप कल्पना कर सकते हैं गांधी जी ने क्या उत्तर दिया था। ये सवाल उनसे काका कालेलकर ने पूछा था, और गांधी जी ने उत्तर दिया कि मैं एक ही चीज मिस करता हूं कि मुझे थिएटर देखने का उतना समय नहीं मिलता। गांधी जी जब लंदन में एक स्टूडेंट के तौर पर रहते थे तो नियमित रूप से थिएटर देखते थे, नाटक बहुत देखते थे। कहा कि इसी का अफसोस है कि अब थिएटर देखने का उतना समय नहीं मिलता जितना उस जमाने में मिलता था जब मैं विद्यार्थी था। मैं कहना यह चाहता हूं नौजवान दोस्तों कि गांधी जी अवसर का उपयोग करने में और उसको अपनी साधना के अनुकूल लाने में सिद्धहस्त व्यक्ति थे। जब उनसे कहा गया कि आपको जेल भेजेंगे, बोले भेज दीजिए। बोले हम आपको जमानत पर छोड़ सकते हैं, 1 रुपए की जमानत दे दीजिए। बोले मेरे पास 1 रुपया नहीं है। ये हुआ है चंपारण के मोतिहारी की अदालत में हुआ है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, खत्म हुई बात। और जो आप पूछ रहे थे कानून मैंने इसलिए तोड़ा, मैं कानून का बहुत पाबंद नागरिक हूं, मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता, बट आई ब्रोक दिस लॉ फॉलोइंग द हायर लॉ ऑफ माई कॉन्शियंस। अपनी अंतरात्मा के उच्चतर कानून का पालन करने के लिए मुझे लगा कि ये कानून तोड़ना जरूरी है, मैंने तोड़ दिया। अब आपके हाथ में, आप मुझे सजा दे दीजिए, हम आपको जेल भेजेंगे, भेज दीजिए। चलिए हम आपको जेल नहीं भेजना चाहते, 1 रुपए की जमानत दे दीजिए। बोले मैं जमानत नहीं दूंगा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर गांधी जी आज की दुनिया में होते तो सोशल मीडिया का ऐसा उपयोग करते कि बड़े बड़े फन्नेखा सोच भी नहीं सकते कि क्या उपयोग किया जा सकता है। He was a very innovative man, and he constantly thought of new ways of reaching out to the people.
कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, कैसे नई से नई बातें करें, सीखें। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए और ये मेरी उम्र के लोगों के लिए भी, गांधी जी इतना सिखा सकते थे क्योंकि गांधी जी सीखते थे। हम प्रोफेसर बरादरी के लोगों की समस्या ज़्यादा होती है। पीएचडी वीएचडी करने के बाद लगता है कि अब क्या धरा है सीखने को, और 2-4 साल बाद पढ़ा लिया तब तो हम अपने आप को पढ़ ही नहीं समझने लगते। गांधी जी उम्र के अंतिम दिनों में बांग्ला सीख रहे थे भाई तभी, और बच्चों की तरह रिपोर्ट करते थे कि अब मेरी बांग्ला थोड़ी बेहतर हो गई है, पूरा जुमला लिखने लगो। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम गांधी। सर, वो जो सत्याग्रह वाली प्रोसीडिंग्स हम लोग पढ़ते हैं तो गांधी ने अंत में एक चीज कहा था जिसको मैं आगे प्रश्न के साथ जोड़ना चाहता हूँ। तो यदि आप मुझे अभी चंपारण से हटा देंगे फिर भी मैं इसी चंपारण में अपना घर बनाऊंगा। गांधी ने 3 स्कूल्स खोले वहाँ, बरहड़वा, लखनसेन, भितरवा और मधुबन में। सर, गांधी अपने उस सत्याग्रह के, जैसा कि आपने कहा अगस्त तक थे वो, हालांकि बाद के दिनों में भी गांधी फिर वापस आए हैं, तो गांधी जी ने वहाँ पहला ही दिन दूसरे जब वो धर्मशाला में गए हैं तो जात पात को खत्म कर दिया, सामूहिक रसोई शुरू कर दी। सर, उस सत्याग्रह के साथ यदि हम उसे जोड़ के देखते हैं तो कितने सफल रहे गांधी चंपारण में? देखिए, इस पर उत्तर देने के पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। सफलता का पैमाना क्या है? मेरे घुटनों में तकलीफ है, दोनों पैरों में मैंने नी ब्रेसेस पहन रखे हैं। ऐसे में अगर मैं 15 सीढ़ियां चढ़ जाऊंगा तो बहुत सफल मानूंगा अपने आप को, लेकिन ये सफलता का पैमाना नहीं है। अगर मेरा 15 सीढ़ियां चढ़ जाना सफलता है तो ये उस विफलता से कम मूल्यवान है जो कोई एवरेस्ट चढ़ने में विफल हो जाए। मैं 15 सीढ़ियां चढ़ गया, ये बड़ी भारी सफलता है। किसी ने कोशिश की 200 मीटर का पहाड़ चढ़ने की और विफल हो गया, 190 मीटर ही पहुंच पाया, तो मेरी सफलता ज्यादा मूल्यवान है या उसकी विफलता ज्यादा मूल्यवान है? एज सिंपल एज दैट। गांधी जी चंपारण में कितने सफल हुए असफल हुए, ये सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि चंपारण के फलस्वरूप, चंपारण के कारण जो स्थितियां बनी, जैसे आज सुबह बात करते समय दास बाबू जब बात कर रहे थे मुझसे इस बारे में, लाल साहब, स्टेशन पर लेने एक आदमी भी नहीं है। पहली बार राजेंद्र प्रसाद जी के घर जाते हैं, घर में नहीं घुसने दिया जाता कि कौन चला आया है इतने बड़े वकील के घर में। किसी तरह बेचारे अपने इंग्लैंड के सहपाठी मजरूल हक के घर में जाकर रात बिताते हैं। यहाँ से पहले खबर देते हैं मुजफ्फरपुर आने की कृपलानी को, तमाम कुछ लड़के लड़कियाँ लेने आ जाते हैं। उसके बाद जब कोर्ट में पेश होते हैं तो 1000 लोग होते हैं, 4000 लोग होते हैं। जब अगले किसी स्टेशन पर पहुँचना चाहते हैं तो 10,000 लोग होते हैं। ये एकाएक नहीं हो गया था। गांधी सिखाते थे और चीजों को आयोजित भी करते थे। सिखाते कैसे थे? यहाँ आप लोग बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा पढ़ी है। वो अद्भुत आत्मकथा है राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। उसमें राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है कि हम इस तरह के लोग थे, राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है कि हम चलते थे तो हमारी धोती संभालने के लिए पीछे एक नौकर चलता था। अगर लंबी धोती पहनते थे और बाबू साहब की धोती जमीन पर ना रगड़े तो एक नौकर उठा उठा के चलता था। बोले गांधी जी ने एक बार हम लोगों को इस तरह चलते देखा, इतना धिक्कारा कि उसके बाद हम सब अपनी धोती संभालना सीख गए। इसी तरह ये हुआ कि वो किसी ने लिखा है, किसी समकालीन पत्रकार ने, शायद कृपलानी ने याद किया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि वो अद्भुत दृश्य होता था कि मालूम पड़ा पटना हाई कोर्ट के इतने बड़े वकील जो हजारों लाखों रुपए एक पेशी के लेते थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद रसोई में बैठे सब्जी काट रहे हैं, मजरूल हक जो है दाल चला रहे हैं। दैट इज हाउ ही टॉट पीपल। तो ये सब चीजें, चंपारण के सत्याग्रह की सफलता इसमें है कि कैसे कैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गांधी जी बंबई आए थे तो वो कतई इंप्रेस नहीं हुए थे उनसे। एकदम फैंसी किस्म के वकील थे, 3 पीस सूट पहने वाले, शाम को क्लब में बिताने वाले। जब चंपारण की खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो अद्भुत आदमी है, इसने क्या गजब कर दिया। और 2 साल 3 साल के भीतर भीतर लगभग चंपारण जैसा प्रयोग खेड़ा में दोहराया गया, और इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ थे। और अगला जो सत्याग्रह हुआ बारदोली, उसके कारण तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाना शुरू हुआ और गांधी ने ही शुरू किया। गांधी ने कहा इस सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई थे, तब से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल मानने लगे। 6-7 साल के भीतर भीतर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन इतने बड़े देश, इतने बड़े समाज में, मेरे लिए सफलता इसमें। सर,
चंपारण के बाद जैसा आपने कहा खेरा सत्याग्रह या गुजरात के और सत्याग्रह हुए, जालियांवाला बाग हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, लेकिन इस सब के तुरंत बाद जो जिसे इतिहास में द ग्रेट ट्रायल कहा जाता है, शाहीबाग का मुकदमा, गांधी जी ने क्या किया था? जो 3 अपने अखबारों में, अपने पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 3 लेख लिखे थे और उस 3 लेख के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया था। और जब सर जी, तो वह भी शाहीबाग का मुकदमा, चूंकि अहमदाबाद का सर्किट हाउस शाहीबाग है, उसमें ही मुकदमा चला था। तो चंपारण सत्याग्रह, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह और सत्याग्रह जो ग्रेट ट्रायल है, इस तीनों को एक कड़ी में यदि आप मूल्यांकन करेंगे तो गांधी कब तक उस सत्याग्रह के साथ रुके हैं, कब थोड़ा अलग हुए हैं या कभी नहीं अलग हुए हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि गांधी सत्याग्रह से कभी अलग नहीं हुए। गांधी का जीवन सचमुच एक प्रयोगों से भरा जीवन था और सत्य के आग्रह के विभिन्न रूप उन्होंने अपने जीवन में देखे। पर्टिकुलर घटनाओं का जहां तक सवाल है और वैसे भी व्यापक राजनीति का, गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी, और जो राजनीति में बहुत मुश्किल काम होता है, वो पीछे हटने का समय और पीछे हटने की कला जानते थे। और अगर आप में से कोई भी मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हो या रहा हो तो वो ये जानता है कि मिलिट्री साइंस में ये सबसे कठिन बात होती है कि कब और कैसे पीछे हटा जाए, कि हार नहीं रहे हैं आप, केवल पीछे हट रहे। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, ये बहुत जरूरी होता है और गांधी इस कला में निष्णात थे। इसलिए मैं ये मानता ही नहीं कि वो सत्याग्रह से कभी पीछे हटे। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एक तरह से विफल हुआ, गांधी जी ने वापस ले लिया। मेरी निजी राय में खिलाफत का समर्थन करना ही एक गलती थी, खैर वो अलग बहस का विषय है लेकिन वापस लिया। फिर नमक सत्याग्रह के बारे में भी आप कह सकते हैं कि उतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन भी आपने शुरू किया और कुछ ही देर में कांग्रेस की सारी लीडरशिप को पकड़ के बंद कर दिया गया और उस आंदोलन को सख्ती से दबा दिया गया, ये सब हम कह सकते हैं। लेकिन इन सब का अगर आप कुल टोटल देखें तो जिस तरह का हिंदुस्तान बना, जिस तरह के फंडामेंटल्स पर हिंदुस्तान की सिटीजनशिप की कल्पना की गई, वो सब एक तरह से गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोगों की ही परिणति। गांधी जी का जीवन केवल सत्य के प्रयोगों का नहीं है, वो सत्य पर निरंतर आग्रह करते रहने के प्रयोगों का जीवन है। और इसीलिए गांधी जी पब्लिकली बहस करते थे, झुकते थे, लड़ते थे, लेकिन अपने ढंग से वो सत्य का आग्रह कभी नहीं छोड़ते थे। एक और बात हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि मैंने बात की अभी भारत की कल्पना की। 1931 में कराची कांग्रेस हुई थी और कराची कांग्रेस में जो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव था वो एक तरह से भारतीय संविधान का आधारभूत दस्तावेज आप उसको कह सकते हैं। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव क्या था? वो सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव काम की मजदूरी के बराबर नियमित घंटे, 8 घंटे का दिन, औरत मर्द को समान मजदूरी, राज सत्ता का किसी भी धर्म के प्रति विशेष लगाव नहीं, किसी धर्म के प्रति दुराव नहीं, दूसरे शब्दों में सेकुलरिज्म जिसे आजकल कहा जाता है, और हैवी इंडस्ट्री पर सरकार का नियंत्रण। ये ध्यान दीजिएगा, गांधी जी एज सच टेक्नोलॉजी के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन हैवी इंडस्ट्री पर सरकार का नियंत्रण ये कराची प्रस्ताव में मौजूद है। और आपकी जानकारी के लिए इस प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था नेहरू और सुभाष बोस ने। कराची कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इस प्रस्ताव को मूव किया था महात्मा गांधी ने। ये जो एक सहमति थी, हम सब आजकल इनके मतभेदों की बहुत चर्चा होती है, कुछ सीरियस ढंग से भी होती है, कुछ बेहुदे ढंग से भी होती है। समझदार और पढ़े लिखे लोगों में मतभेद अनिवार्यतः होते हैं, होने चाहिए। वो एक बड़ी घिसी पिटी सी कहावत है, नौजवानों ने जरूर सोशल मीडिया पर पढ़ी सुनी होगी कि इफ आई एंड यू एग्री ऑन एवरी डैम थिंग देन वन ऑफ अस इज अननेसेसरी। सो द पॉइंट इज टू फाइंड द कंसेंसस आउट ऑफ योर डिसएग्रीमेंट्स। दैट इज व्हाट दीज ग्रेट पीपल डू एंड दे डिड। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, कराची प्रस्ताव पर चारों एक मत। ये सत्याग्रह की ही परिणति थी और ये सत्याग्रह गांधी का आजीवन चला, जीवन के अंतिम दिन तक चला, 30 जनवरी 48 तक चला। हाँ, मेरे पास प्रश्नों की कमी है। अब मैं चाहता हूं
आप लोग बारी बारी से सर से प्रश्न पूछें, आपके मन में जो जिज्ञासा हो। प्रश्नों, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, प्रश्नों की कमी नहीं है। ये मैंने ही इनसे निवेदन किया था और मुझे ये जान के बहुत प्रसन्नता हुई और मैं इस बात के लिए सार्वजनिक रूप से नहीं, भैरव लाल जी की मैं इस बात के लिए सराहना करना चाहता हूँ कि चंपारण पर इनका अध्ययन, चंपारण सत्याग्रह के प्रति इनका समर्पण सचमुच सराहनीय है और इनके अध्ययन से हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करने का अवसर मुझे आपके साथ मिला। अब आप सर, आप प्रश्न जी, आप माइक्रोफोन दें प्लीज। माइक दे दीजिए, माइक सर्कुलेट कर दीजिए हॉल में। अपना नाम बताते जाइए, सवाल पूछते जाइए। तो मैं कुमार राजेश, नालंदा से। सर, अभी बात हो रही थी सत्याग्रह की, जिसमें घटना राजकुमार शुक्ला जी के बारे में आपने जैसा कि बताया, और अगर मैं इसे जोड़ूं गांधी जी के साथ जो पहली घटना घटी पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर, तो एक शब्द आते हैं मेरे मन में, मुखरता। मनुष्य की, जो राजकुमार शुक्ला की मुखरता और गांधी जी की वहाँ मुखरता, और मैं अगर जोड़ूं आज की युवा पीढ़ी या हम लोग जो भी हैं, आज के जो मुखरता देखते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर, रील जो बन रही हैं, वो कितनी जरूरी है या अननेसेसरी है, ये तो समझा जा सकता है। जो आज की मुखरता है, तो उस समय की मुखरता और आज की मुखरता में कुछ अंतर आया है, या जो राजकुमार शुक्ला मुखर थे गांधी जी को लाने के लिए, वो आज किस रूप में है, देखते हैं इसको। देखिए, मुखरता एक क्रिया है, इसकी मूल्यवत्ता वैल्यू से तय होती है। आप किस चीज के लिए मुखर है? उस समय भी कुछ लोग पाकिस्तान के लिए मुखर थे और बहुत मुखर थे, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र के लिए मुखर थे, बहुत मुखर थे। इस मुखरता को मैं गांधी जी की मुखरता के बराबर नहीं मानूंगा। मुखरता ये भी थी। इसी तरह सोशल मीडिया हो या सोशल मीडिया के बाहर हो, घर के भीतर हो, मुखरता और फिजूल के शोर में फर्क होता है। तो आप मुखर हैं, आप बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कहिए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मानी मेरे लिए इस बात का है, इस प्लास्टिक की बोतल में पानी है या दारू है, फर्क इससे पड़ता है। बोतल प्लास्टिक की है या धातु की है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपकी मुखरता क्यों है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नमस्ते सर, मेरा नाम रविशंकर उपाध्याय है और मैं आपको सुनने के लिए ही यहाँ आज आया हूँ। बहुत आभार आपका। और बड़ा अच्छा लगा सर जान करके आपके अनुभवों का, और भैरव लाल जी दोनों गांधी जी पे बहुत इतना अध्ययन आप लोग का है। मैं सर, चूँकि आपने जिक्र किया राजेंद्र प्रसाद जी का, तो राजेंद्र प्रसाद जी के आत्मकथा में उसका जिक्र भी है, जब गांधी जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, और कैसे वो इसको जातिवाद से जोड़ते हैं उस दौरान। लेकिन गांधी जी की आत्मकथा से हमें यह भी पता चलता है कि 1917 के आसपास कोई 10,000 रुपये भी अपनी वकालत की फीस को छोड़ करके राजेंद्र बाबू जा करके उनके क्रांति के साथ जुड़ जाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था सर, चूँकि नई पीढ़ी के काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, गांधी जी का जो कहना था कि भाई जो आप कहते हैं पहले खुद पे अप्लाई करो, फिर जा करके दुनिया को कहो। आप सर नई पीढ़ी के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसे गांधी जी के इन आदर्शों को, इन मूल सिद्धांतों को अपने साथ रखें? मैं इसीलिए कोई संदेश देना नहीं चाहता, मैं इसीलिए कोई संदेश देना नहीं चाहता। ये संदेश देने का बिजनेस बहुत गड़बड़ है, क्योंकि संदेश आमतौर से वो लोग देते हैं जिनके पास और कुछ नहीं होता है सिवाय संदेश के। और इसीलिए गांधी जी से जब उनके अंतिम जीवन में पूछा गया था, बीबीसी वालों ने पूछा था कि गांधी जी, महात्मा जी, व्हाट इज योर मैसेज टू द वर्ल्ड? माई लाइफ इज माई मैसेज। आजकल इसको बड़े बड़े अजीब अजीब तरह के लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे लोग भी माई लाइफ इज माई मैसेज कहने लगे हैं कि जिनकी लाइफ को अगर मैसेज मान लें आप, तो आपका सत्यानाश होना तय है। तो इसलिए अंततः तय आपको करना है। देखिए, आपने जैसे चूंकि पॉइंटेडली मुझसे पूछा, मेरे जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली अच्छी कही जा सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिवली बुरी कही जा सकती हैं। तो अगर आप मेरा अंधानुकरण करने लगेंगे तो गलत होगा। ये तय आपको करना है कि मुझसे या XYZ किसी से भी क्या सीखना है आपको। ये फैसला आपका विवेक करेगा। और ये बात मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति पर ही नहीं, महात्मा गांधी पर भी लागू होती है। महात्मा गांधी के जीवन से भी सब कुछ सीखने योग्य नहीं है।
वहां भी ऐसा कुछ हो सकता है और है जो आप ना सीखें तो बेहतर है। तो तय कीजिए, आप तय कीजिए अपने विवेक से, अपनी स्थिति से, अपनी लोकेशन से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने कन्फ्रंटेशन से कि आपको क्या सीखना है। एक चीज जो महात्मा गांधी से हर व्यक्ति सीख सकता है वो यह है कि अपने ढंग से सत्य पर अड़े रहने का आग्रह और पारदर्शिता। द मैन वॉज ट्रांसपेरेंट लाइक एनीथिंग। बाकी हर आदमी अपने विवेक से, अपने ढंग से सीखता है। किसी के संदेश वंदेश के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपना संदेश अपना खुद बनाइए आप। सर मेरा भी दो छोटा छोटा सवाल है। एक तो कि गांधी और कबीर के विचारों में क्या समानता है और इनके विचारों की प्रासंगिकता आज के बदलते भारत में क्या है? गांधी और कबीर के विचारों में समानता का जहाँ तक है मैं ये मानता हूँ और मैं इस बात पर लिख भी चुका हूँ। और बाय द वे संयोग से 20 जनवरी को मेरी किताब रिलीज हो रही है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ये मेरे एक व्याख्यान का शीर्षक है जो 20 साल पहले मैंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में दिया था। अनुपम जी ने मुझे निमंत्रित किया। अब वो बड़ा प्रतिष्ठित व्याख्यान है, बड़े बड़े लोग दे चुके हैं, तो मैं तो वैसे ही घबराया हुआ था कि इतने महान लोगों के बीच में मेरा भी नाम होगा व्याख्यान देने वालों में। तो वैसे ही नहीं सूझ रहा था मुझे। तो मुझे एकाएक याद आया कि बचपन से हम सुनते आए हैं और अभी तक सुनते रहे हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मैंने कहा इस मिथ को डिकंस्ट्रक्ट किया जाए और ये रेखांकित किया जाए कि मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। ये और बात है कि कुछ लोगों के लिए मजबूरी का भी नाम है। मनी मन कितने भी कुड़ते रहे, पब्लिकली प्रणाम करना पड़ता है, वो अलग बात है, उनकी मजबूरी है, वो एक अलग मसला है। लेकिन एनीवे वो ठीक है, ठीक है, वो अपनी अपनी मजबूरी सबकी होती है। तो जहां तक गांधी और कबीर का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि गांधी जी पर पढ़े या गांधी जी ने जिन विचार परंपराओं से गहरा संवाद किया उनमें सबकी बात होती है भगवत गीता की, बाइबल की, यूरोपियन फिलॉसफी की। जिसकी चर्चा कदरन कम होती है, होनी चाहिए, वो है भक्ति परंपरा। गांधी जी भक्ति परंपरा से गहरे में जुड़े हुए थे। मेरी जो पुस्तक 20 तारीख को लॉन्च हो रही है दिल्ली में, उसमें मैंने इस पर थोड़ी सी बात की है और करूंगा आगे चल के भी। गांधी जी को भक्ति परंपरा से जोड़ के देखना बेहद जरूरी है। और केवल कबीर नहीं, तुलसीदास भी, तुकाराम भी, मीरा भी, अखा भी। गांधी जी का सर्वाधिक प्रिय भजन जो उनका एक तरह से सिग्नेचर ट्यून बन गया है, वो अंततः एक भक्त कवि का ही रचा हुआ भजन है, नरसिंह मेहता का। ये और बात है कि गांधी जी चीजों को पढ़ते अपने ढंग से थे। रामचरितमानस उन्होंने अपने ढंग से पढ़ी थी और जिस ढंग से पढ़ी थी वो अगर आपके सामने मैं प्रकट कर दूं अभी तो आप में से कुछ की भावनाएं आहत हो जाएंगी। गांधी जी हर चीज को अपने ढंग से लेते थे, एक बात। दूसरी बात ये कि प्रासंगिकता। देखिए, एक तो ये कि जब तक मनुष्य रहेगा इस धरती पर तब तक अक्ल की बातों की प्रासंगिकता रहेगी, बुद्धि की प्रासंगिकता तब तक रहेगी। और इस समय चूंकि हमारे दुर्भाग्य से दुनिया भर में बुद्धिहीनता का दौर चल रहा है। यह अद्भुत समय है मनुष्य के इतिहास में जबकि लोग अपने ज्ञान पर नहीं बल्कि अज्ञान पर गर्व करते हैं। जो जितना कम जानता है वो उतना ही घमंड करता है। ज्ञान के वैध और प्रामाणिक माध्यमों का स्थान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगभग ले चुकी है। मुझे झेलना पड़ता है, मेरे पास दुनिया भर की जिज्ञासाएं आती हैं, सर हमने ये पढ़ा है। भैया कहाँ पढ़ा है? व्हाट्सएप पर। मैं कहता हूँ जाओ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो ऐसे समय में जिस समय अक्ल काफी खतरे में है, गांधी और कबीर की प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। और कोई प्रश्न? हाँ जी बताएं। पहले उस लड़की को पूछने दीजिए, यहाँ मैं थोड़ा पार्शियल हूँ। प्रणाम सर। मेरा प्रश्न यह था कि नाम बताओ। हेलो, मेरा नाम जूली कुमारी है, मैं हिंदी विभाग की छात्रा हूँ। क्या नाम है? जूली कुमारी। सर मेरा गांधी जी से एक क्वेश्चन था, मतलब उनसे कि वो हमेशा से सत्य और अहिंसा के साथ कोई भी मूवमेंट चलाए हर चीज़ को के। तो उनका एक भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो एक नारा है करो या मरो, जो वो 1942 के टाइम पे आया था, इसका हमको समझाइए। पहली चीज तो ये कि तुमने प्रश्न गांधी जी से नहीं मुझसे पूछा है तो इसलिए उत्तर मैं ही दूंगा। दूसरा ये कि करो या मरो कहा, उन्होंने मारो नहीं कहा। तो एक बात ये, और दूसरा कई बार ये भी होता है, देखो अब इस मामले में बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है
गांधी जी की अहिंसा ऐसी अहिंसा नहीं थी जैसा आजकल कुछ लोग बताने लगे हैं कि कुछ भी होता रहे और चुपचाप झेलते रहो। ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी की अहिंसा एक फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट है। गांधी जी के लिए अहिंसा का मुख्य मतलब है करुणा और संयम। ये गांधी जी के अपने शब्द हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि हिंसा मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, हिंसा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अहिंसा की भावना अगर हो, करुणा और संयम निरंतर बढ़ता जाए तो मनुष्य अहिंसक जीवन जी सकता है। अब बेटा जरा इसके इम्प्लीकेशंस को समझो। करुणा यानी दूसरे का दुख, एक व्यक्ति के तौर पे दूसरे का दुख। मैं मर्द हूं तो औरत का दुख, मैं सवर्ण हूं तो दलित का दुख, मैं हिंदू हूं तो मुसलमान का दुख, मैं हिंदी भाषी हूं तो गैर हिंदी भाषी का दुख, दूसरे का दुख, उसकी चिंता, उसकी परेशानी, वो मैं समझ सकूं, इसे करुणा कहते हैं। हम नालंदा में बैठे हैं, भगवान बुद्ध का मुख्य संदेश करुणा का संदेश था। दूसरा संयम। हम सबकी जरूरतें अनंत हैं, अगर सबके सब उस अनंत जरूरतों को अनंत ढंग से पूरा करते रहें तो एक नहीं 10 पृथ्वी कम पड़ेंगी। ये खुद गांधी जी का वाक्य कि अबाध उपभोग के लिए 10 पृथ्वियां भी कम पड़ेंगी। तो संयम। आज पर्यावरण की चिंता सारी दुनिया में है, वो बुनियादी तौर से संयम का मामला है। तो गांधी जी के लिए अहिंसा केवल ये नहीं है। और गांधी जी ने भाई साहब ये जुमला कहीं नहीं बोला, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं है, एक थप्पड़ मार दो। गांधी जी ऐसे थप्पड़ खाने वाले जीव नहीं थे भाई दबे, ये खाम में चिपका दिया गया गांधी जी पे जुमला, कभी नहीं कहा उन्होंने। ये ईसा मसीह ने कहा है बाइबल में, और उसका भी एक संदर्भ है। हर चीज को संदर्भ में देखना चाहिए ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी। तो गांधी जी के लिए अहिंसा का मतलब है संयम और करुणा। करो या मरो का मतलब है कि किसी भी काम में इतना डेडिकेट हो जाना, ये हम सब करते ही हैं भाई, चाहे जो हो जाए ये काम हम करके रहेंगे, ये हम डेडिकेशन करते हैं या नहीं। तो उस दृढ़ता का सूचक है वो नारा उस दृढ़ता का संचार करने के लिए दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन हम करके रहेंगे चाहे जो हो जाए। हाँ, वो एक लड़का कुछ पूछ रहा था। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम विपुल राज है। जी, मेरा नाम विपुल राज है, मैं मधुबनी से हूँ सर। चूँकि यहाँ युवा पीढ़ी के बहुत सारे लोग हैं, मेरा सवाल ये था, क्या गांधी जी की जो सोच है, विचार है, अभी के युवा पीढ़ी जो सामाजिक परिवर्तन हो रही है उसके लिए गांधी जी के सोच और विचार को समझ पाएंगे? अपने हम उम्र लोगों की समझ पर इतना संदेह है आपको? सर एक्चुअली जो सोशल मीडिया है, मुझे संदेह होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ों की आदत होती है नौजवानों को कोसना। सर एक्चुअली हमारे माँ बाप कहते थे कि तुम बिगड़ गए, हम कहते हैं अपने बच्चों से तुम बिगड़ गए, वो अपने बच्चों से कहेंगे तुम बिगड़ गए। तो ये अनंत काल से चला आ रहा है लेकिन हिरण्याकश्यप भी तो यही कह रहा था प्रहलाद से कि तुम बिगड़ गए। तो ये तो अनंत काल से चला आ रहा है। तुम काहे को संदेह कर रहे हो यार अपने साथियों की समझ पर? युवा पीढ़ी को समझना होगा, युवा पीढ़ी समझेगी, अपने ढंग से समझ भी रही है, इस बात को समझ लो। दूसरी बात यह कि गांधी जी का संदेश, मैंने अभी कहा, करुणा और संयम, क्या इन दो चीजों के बिना तुम अपना जीवन चला सकते हो? बाकी बातों को भूल जाओ। तुम्हारे घर में 2 रुपए हैं, उसमें से क्या पूरे के पूरे 2 रुपए तुम अपने ऊपर खर्च कर सकते हो? माँ बाप भाई बहन की परवाह किए बिना कर सकते हो क्या? अगर नहीं कर सकते तो इसी का विस्तार करो देश पर और दुनिया पर, तो समझ जाओगे कि मनुष्य होने के लिए ये जरूरी है, बल्कि मजबूरी है कि आप अहिंसा अपनाएं, यानी करुणा और संयम अपनाएं। ये सब नौजवान समझते हैं, समझेंगे, नहीं समझेंगे तो ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, फिर समझेंगे। समझना अंततः पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर। मैं तो खुद आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और विशेष रूप से इस इवेंट्स के डायरेक्टर जो हैं गंगा प्रसाद के प्रति, जो उन्होंने आपके नज़दीक बैठने का मुझे अवसर प्रदान करवाया। और मैं समझता हूं जो हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब भी आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने उन्हें जीवन का दर्शन भी दिया है, भले ही माध्यम गांधी हों। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके बीच में बहुत से मतभेद थे। तो सर मैं उस पर आपकी एक टिप्पणी चाहती हूँ। उस पर टिप्पणी 3 वाक्य में तो हो नहीं सकती, और अगर मैं टिप्पणी करने लगा तो आयोजक महोदय बहुत दुखी हो जाएंगे। ऑफलाइन ले सकते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा बैठ जाओ। कि अंबेडकर ने जब अपना निबंध एनाहिलिएशन ऑफ कास्ट प्रकाशित किया तो गांधी जी ने उसकी समीक्षा नवजीवन में छापी थी। और आप जानती हैं उस समीक्षा का पहला वाक्य क्या था?
कि डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक हर हिंदू को अवश्य पढ़नी चाहिए, और बेहतर होता कि अंबेडकर इसका दाम 4 आने की जगह 2 आने रखते ताकि ज़्यादा लोग इसको खरीद कर पढ़ सकें। दैट्स इट। बहुत आभार सर।